नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देखते चलते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए टॉप जीके जीएस के क्वेश्चनों को आज के इस सेशंस में। आइए सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? याद रखेंगे, महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया असहयोग आंदोलन उनकी एक सबसे बड़ी भूल है। वो बोलते हैं कि यह हमारी हिमालय जैसी भूल है। तो यह किस घटना के बाद उन्होंने इस सेंटेंस को कहा था? सही आंसर है चौड़ी चौरा कांड के बाद। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जिले में यह आने वाला एक जगह है जहां पर यह घटना हुई थी असहयोग आंदोलन। इसी के कारण से महात्मा गांधी ने स्थगित कर लिया था। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को, याद रखेंगे यहाँ पर शिष्यों कर देंगे, अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में जो है विभाजित किया था? सही आंसर है दूसरे का ऑप्शन नंबर सी, 11 गंधर्वों में इनको विभाजित किया था। आइए बढ़ते चलते अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर आधारित युक्ति निम्न में से कौन सी है? निम्नलिखित में से वो कौन सी युक्ति है जिसे आप प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित रहने वाली युक्ति समझते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश विद्युतशील को जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर ये उपस्थित रहने वाली एक प्रकार की युक्ति है। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कारों में ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला एयर बैग में क्या होता है? देखेंगे, कारों में जो ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए एयर बैग लगाए जाते हैं, ठीक है, उसमें निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ भरे गए होते हैं? सोडियम एजाइटल या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या कोई सही नहीं है? सही आंसर है सोडियम एजाइटल का जो है प्रयोग किया जाता है कारों में ड्राइवरों की सुरक्षा हेतु एयर बैग के रूप में। अगला क्वेश्चन है, पांचवा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पांचवा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और छोटा करने की आवश्यकता है। लीजिए दोस्तों, पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बिल्कुल तैयार है। पौधों की आयु की गणना किस ऊतक के वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर की जाती है? सबसे तो पहले इंपॉर्टेंट ये समझ लीजिएगा कि पौधों की आयु कैसे निर्धारित की जाती है। तो पौधों की आयु की गणना करने हेतु हम उसके वलयों को काउंटिंग करते हैं, यानी कि गिनते हैं। लेकिन आखिर वो कौन से वलय होते हैं? जाइलम के होते हैं, फ्लोएम के होते हैं, मृदुतक होते हैं, उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि पौधों की आयु की गणना किस ऊतक के वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर की जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पांचवे का जाइलम ऊतक के वलयों को गिन करके की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी की किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? यहां पर रख देंगे किन, याद रखेंगे किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है कश्मीर की घाटी। शायद ये बीपीएससी 70 का क्वेश्चन भी है। कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में उपस्थित है? तो पांचवे का सही आंसर आपके सामने, छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल। कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर है बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किनके द्वारा किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई है या किनके द्वारा की गई है? श्री अरविंद घोष, एम के गांधी, सरोजनी नायडू, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों इस कविता की जो रचनाकार हैं वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी यह सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते चलते हैं, आठवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आठवें नंबर क्वेश्चन को ध्यान से गौरपूर्वक देख लीजिए। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं कही गई है, कंफ्यूज मत होइएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि कही गई है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि अगर कहेगा तो उसको थायराइड ग्रंथि, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप हमसे पहले आंसर भी कमेंट कर सकते हैं और डेली बाय डेली आप हमारे साथ 8 बजे जुड़ सकते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। सजेशन जरूर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। आपकी सजेशंस को हम बिल्कुल 100% आपके सजेशन के हिसाब से भी आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाएगा तो थायराइड, और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाएगा तो यकृत कीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 9वां नंबर प्रश्न है कि बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1918 ईस्वी में बिहार में सबसे पहले कृषि कानून को पारित किया गया था। 1918 गांधी जी शायद उसी समय लौटे थे। प्रथम ये जो
किसान आंदोलन हुआ, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, तो याद रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वह कहाँ पर होगी? गिरेना में, स्ट्रोमा में, जरो में। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है कि प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया कहाँ होती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 10वें का ऑप्शन नंबर ए, गिरेना में होती है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया कहाँ होती है? गिरेना। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं, अपने 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का उदाहरण है? मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है, या मानव जनित तंत्र का भी एक उदाहरण आप मान सकते हैं। तो निम्नलिखित में से वह कौन है जिसको मानव जनित जीवों का एक उदाहरण कहा जाएगा? जल तंत्र, घास का मैदान, वर्षा वन। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा 11 नंबर प्रश्न जो है, इस प्रश्न का सही आंसर जो है मुझे इसमें कोई नहीं लग रहा है। जल तंत्र, घास का मैदान और वन, ये सबके सब प्रकृति के द्वारा, ये प्राकृतिक जीवों का उदाहरण है, लेकिन उपर्युक्त में से कोई सही नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल का कारखाना स्थापित है? याद रखेंगे, बिहार का वह कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक चीनी की मिल का कारखाना है? तो बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल का कारखाना उपस्थित है या स्थापित है? 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम चंपारण। याद रखेंगे, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल की कारखाना है? तो याद रखेंगे पश्चिमी चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था? प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब निम्नलिखित में से कौन बना था? मीरन, मीर जाफर, सुजात खान। उपर्युक्त में से कोई एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है? तो यकीनन समझ लीजिएगा, प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मीरन जो है बिहार के उपनवाब के नाम से जाने जाते हैं प्लासी के युद्ध के उपरांत। 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 14वां नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? प्रश्न आपके सामने है, देखते चलिएगा। प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? वीर कुंवर सिंह, पीर अली, हैदर अली। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, कोई सही नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है कि सबसे पहले जो है जन विद्रोह 1857 की बिहार में अगर हुआ था तो पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। पटना के पुस्तक विक्रेता हैं ये। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बिहार में क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? इस प्रश्न का सही आंसर है 15 का ऑप्शन नंबर बी, मजहरुल हक को बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्री में यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी में लगे रहिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष की सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो होता है उसमें अगर अध्यक्ष को भी शामिल कर लिया जाए तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है? 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुल मिलाकर के 5 सदस्य होते हैं अगर उसकी अध्यक्ष को भी शामिल कर लिया जाए तो। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न है, जस्टिस किस भाषा का शब्द है? प्रश्न है 17 नंबर, जस्टिस किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का, फ्रेंच का, लैटिन का। उपर्युक्त में एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में कोई सही नहीं है? जस्टिस किस भाषा का शब्द है? इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न आपके सामने फिर से देख लेते हैं कि जस्टिस किस भाषा का एक शब्द है? 17 का सही आंसर हो जाएगा, यह लैटिन भाषा का एक शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। लगातार आप हमारे साथ जुड़ करके बीपीएससी टीआरई 4 की अब तैयारी करते रहिए। मौर्य वंश से पहले निम्न में से कौन से वंश बिहार में थे? प्रश्न है, मौर्य वंश से पहले निम्न में से कौन से वंश बिहार में थे? हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश। उपर्युक्त में एक से अधिक सही है या कोई सही नहीं है? यह शायद इसी बार का क्वेश्चन था बीपीएससी का 70 का, इस प्रकार से मिला करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो मौर्य वंश से पहले निम्न में से कौन से वंश बिहार में थे? तो उपर्युक्त तीनों के तीनों वंश जो है बिहार में थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है।
19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिका किसकी रचना है? प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? हर्षवर्धन, मेगास्थनीज, फाहियान, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या कोई सही नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर है कि इंडिका जो है दोस्तों वो मेगास्थनीज की क्या है? एक पुस्तक है, याद रखेंगे। 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर था। चलते चलाते अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपस्थित हो चुका है। 20वां नंबर क्वेश्चन, क्रिस्टी किस में सहायक होती है? क्रिस्टी निम्नलिखित में से किस में सहायक है? 20वें प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश श्वसन, यह उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर है कि क्रिस्टी किस में सहायक होती है? इस प्रश्न का सही आंसर है कि यह श्वसन में सहायक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हर एक प्रश्न यहां से समझ में आया होगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। मिलेंगे फिर कल इसी समय पर और एक और नए सेशन के साथ। शुक्रिया, जय हिंद।